Hello student, this is Anita Sharma, your SST educator and welcome on Under 24/7। काफी बच्चे बहुत बेसब्री से ईगरली वेट कर रहे थे कि मैम ने कल जो स्टोरी बताई थी आखिर में उसमें राज क्या है। तो चलिए हम ये सीक्रेट को खोल देते हैं, सस्पेंस को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं कि क्या है ये, कौन था ये पेंटर, क्या इसने कौन सी पेंटिंग बनाई थी, क्या था इसमें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये आप पीछे देख रहे हो, ये है हमारा नेशनलिज्म यूरोप की स्टोरी। ठीक है, नेशनलिज्म यूरोप की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या होता है, एक पेंटर थे, राइट, फ्रेडरिक सोल्यू। उन्होंने क्या किया, एक पेंटिंग बनाते हैं, बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाते हैं। इस पेंटिंग में लोगों को सपना दिखाया गया। सपना किस चीज का? लोगों को फ्रीडम का सपना दिखाया गया। फ्रीडम ऐसी जिसमें हम आजादी की सांस लेंगे, जिसमें हम खुल करके सारे काम कर सकेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, विदाउट कुछ भी नहीं होगा, राइट। अब बात करते हैं, ये जो आप इस तरह की जो पिक्चर देख रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें सारे क्या कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, एक फ्लैग लेकर आगे चल रहे हैं। दैट मींस कि किसको शो कर रहा है, ये फ्रीडम को शो कर रहा है। आजादी किसको अच्छी लगती है? सबको लगती है। तो एक ही कतार में, एक ही लाइन में फ्लैग को लेकर चलते हैं। अब पूरे जो ये स्टेट आप देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, ये अलग अलग कंट्री के लोग थे और सबको क्या चाहिए थी? फ्रीडम चाहिए। ये जो आप पीसेस देख रहे हैं, बिखरे हुए कुछ टुकड़े देख रहे हैं, ये क्या था? ये मोनार्की सिस्टम को रिमूव किया गया। तानाशाह वाला सिस्टम जो था, उस शासन को ब्रेक किया गया, उस रूल को ब्रेक किया गया और एक फ्रीडम लेकर आए थे लोगों के लिए, जो कि सबको बहुत अच्छी लगती थी। ऊपर से हमारे जो ईसा मसीह हैं, गॉड हमारे ईसा मसीह हैं, वो इन लोगों को ब्लेसिंग्स कर रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे बढ़ो। तो ये पेंटिंग का ये सस्पेंस था। आगे चलते हैं। ये जो पेंटिंग थी, ये फ्रेडरिक सोल्यू ने 1948 में पिक्चराइज की थी, राइट, पेंटिंग की थी। और इस पेंटिंग में दिखाया गया था कि किस तरह से लोग अपनी फ्रीडम को पाने के लिए आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक अच्छी खासी भीड़ चल रही है। उनको ब्लेसिंग्स करने के लिए यहाँ पर ईसा मसीह गॉड है जो उनको ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक स्टैचू बना हुआ है। इस स्टैचू में क्या होता है, एक फीमेल है, यहाँ पर स्टैचू में फीमेल है और वो एक हाथ में टॉर्च लिए हुए तो दूसरी हाथ में एक बुक लिए हुए है। तो वो बुक क्या दिखाती है, क्या शो करती है कि हमें इस बुक के अकॉर्डिंग, वो बुक क्या थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग थी। तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट को रूल करना होगा। और इनके हाथ में एक, दूसरे हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में लोगों को रास्ता दिखाने के लिए एक टॉर्च है, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि इस पेंटिंग के माध्यम से क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिली। व्हाट इज चेंजेस? तो क्या क्या चेंजेस आए, लोगों का माइंड चेंज हुआ कि हाँ वाकई में कोई फ्रीडम नाम की चीज है। तो लोगों का माइंड कैसे चेंज हुआ, क्या क्या चेंजेस आए इस पेंटिंग के थ्रू। स्ट्रगल फॉर द नेशनलिज्म। अब लोगों को ये समझ में आने लगा कि किस तरह से वो अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, राइट, स्ट्रगल भी होने लगे। नेक्स्ट करते हैं एंड ऑफ द डायनेस्टिक रूल। और इस फ्रीडम को लेकर के, फ्रीडम होगा, स्ट्रगल होगा, तो जाहिर सी बात है कि डायनेस्टी का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जो ये डायनेस्टिक रूल था, डायनेस्टिक रूल क्या होता है बच्चे, पापा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये सो ऑन चलता रहेगा, राइट। तो वो एक राजा वाला सिस्टम चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है नेशन स्टेट बनने लगे, राइट। और क्या हुआ, नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस तरह से देशभक्ति की भावना यूरोप में आ पड़ी। ये कैसे आई, कैसे क्रिएट हुई, आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा? अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और हाँ, मेक योर स्टडी सिंपल एज पॉसिबल, राइट। तो जितना हो सकता है हम सिंपल वे में एक एक स्टोरी के थ्रू हम चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। अब बोलोगे मैम ये तो 9th का चैप्टर था, बिल्कुल सही बात है। तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए क्या हुआ था, दुनिया में सबसे पहले ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो सक्सेस हुआ था। इससे पहले छोटे छोटे रेवोल्यूशंस हो रहे थे बट वो सक्सेस नहीं हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो कि हुई थी 1789 में। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए बताया गया कि हमें फ्रीडम चाहिए और अब हम तुम्हारे अंडर में काम नहीं करेंगे, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। हमें इतने सालों से जो ये राजा महाराजा वाला रूल चलता आ रहा है, ये जो मोनार्की सिस्टम चल रहा है, हमें इससे आजादी चाहिए। इसके लिए लोगों ने क्या किया, फ्रांस में रेवोल्यूशन कर दिया, राइट। नेक्स्ट आता है बिफोर 1789। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन से पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले इसमें क्या हो रहा था, फ्रेंच में क्या हो रहा था, फ्रांस में देख रहे हो आप, इस तरह से राजा और महाराजा वाला रूल चल रहा था। जैसा कि हमें पता है कि मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि एक ही पूरी की पूरी पावर जो होती है वो एक राजा के हाथ में होती है, एक पर्सन के हाथ में होती है। तो वही वाला सिस्टम चल रहा था फ्रांस में।
नेक्स्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। पूरे 10 साल चली थी ये, इतना बड़ा स्ट्रगल किया था, इतने सालों तक स्ट्रगल किया था, बट फाइनली एटलीस्ट क्या होता है, उनको मिलती है स्ट्रगल, मतलब उनको क्या मिलती है, उनको मिलती है सक्सेस, राइट। तो सक्सेस मिलती है, और वो भी सक्सेस किस चीज की, वो फ्रीडम की, वो इक्वालिटी की, वो आजादी की, वो उसकी जस्टिस की, राइट। तो लोगों को हर तरीके से अपने डिमांड को लेकर जो उन्होंने सपना देखा हुआ था, तो वो सपना धीरे धीरे उनका पूरा होने लगा। लेकिन वो सपना यहाँ खत्म नहीं होता है, आगे चलते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 चेंजेस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। अब इस रेवोल्यूशन के चलते हुए, जब ये रेवोल्यूशन चल रहा था, तो क्या क्या चेंजेस हुए, चलते हैं। तो फर्स्ट है द पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू द कॉमन सिटीजन। यहां पर राजा के हाथ में जो पावर थी वो कॉमन मैन के हाथ में आ गई। फ्लैग, न्यू फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस, नया फ्लैग इंट्रोड्यूस होने लगा। रॉयल फ्लैग जो था उसकी जगह लोगों ने अपना फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट होता है फ्रेंच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर। फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया कि अब से फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज यूज होगी, राइट। नेशनल एंथम लोगों ने बनाया, और वो नेशनल एंथम, जब कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती है, आजाद हो जाती है, तो उसका अपना एक नेशनल एंथम होता है, राइट। स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड द रीनेम्ड नेशनल असेंबली। वहां पर जनरल इलेक्शंस होने लगे, एक स्टेट असेंबली बनने लगी, राइट, जो लोगों की खुद की इलेक्टेड मेंबर थे उसमें, राइट। कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश, और इसके साथ साथ में कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया गया। कस्टम ड्यूटी होती क्या है, कस्टम ड्यूटी होती है बच्चे, जब एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जब टैक्स लगा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। चाहे तो आप अपना सामान लेकर जा रहे हैं, चाहे वो सामान बाहर से आ रहा है, तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, उसको कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। लोग इससे बड़े परेशान आ गए थे, तो लोगों को क्या चाहिए था, लोगों की वही डिमांड थी, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस की। नेक्स्ट पर बात करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये नेशनलिज्म का आइडिया कहां से आया, ये नेशन का आइडिया कैसे आया, राइट। चलिए, The French armies began to carry the idea of nationalism. अब क्या था, अब जब धीरे धीरे पूरे फ्रांस में ये रेवोल्यूशन फैल रहा था, तो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आ रही थी। नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू द नेशन, एक ऐसी भावना, एक ऐसी देशभक्ति की भावना जो हर सिटीजन के, हर नागरिक के मन में होगी, वो भी अपने देश के लिए, अपने देश के प्रति, ठीक है। तो ये काम कौन कर रही थी, ये फ्रांस की जनता कर रही थी, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने, फ्रांस के सोल्जर्स ने। फ्रांस के सोल्जर क्या कर रहे थे, फ्रांस के सोल्जर यूरोप के अलग अलग भागों में जाकर, इनको अलग अलग पार्ट में जाकर इस रेवोल्यूशन को फैला रहे थे, और इस नेशनलिज्म को भी फैला रहे थे। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जब लोगों ने देखा कि फ्रांस में जब बहुत एक बड़े लेवल पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, इलेक्टेड मेंबर की, मतलब यहाँ पर होने लगा कि अब मोनार्की सिस्टम बहुत जल्दी रिमूव होने वाला है, लोगों की सरकार आने वाली है, लोगों की सरकार बनी, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो लोगों ने इलेक्टेड असेंबली के इलेक्शंस जो है वो स्टार्ट कर दिए, राइट। और यहाँ पर आने लगा नेशन का आइडिया, राइट, कि नेशनलिज्म की फीलिंग कितनी स्ट्रांग होती है, लोग अपने देश में मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, राइट। अब वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब वो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे, अब वो राजा के बारे में नहीं सोच रहे, अब वो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। और जहां पर कंट्री की बात सोचने की आ जाती है, वहां पर होती है नेशनलिज्म, वहां पर बात होती है देशभक्ति की। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सिविल कोड 1804 और द नेपोली कोड। अब देखो, अब एंट्री होती है किसकी, एक हीरो की एंट्री होती है। वो हीरो कौन थे, वो थे नेपोलियन, ठीक है, वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। ये थे नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी एंट्री होती है 1799 में। ये कौन थे, ये थे एक ऐसे मसीहा कह सकते हो, एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने फ्रांस के लोगों को जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नेपोलियन कोड अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। नेपोलियन ने आकर क्या किया, ये जो फ्यूडल सिस्टम होता है इसको अबॉलिश किया, इसको खत्म कर दिया। फ्री पीजेंट्स फ्रॉम, राइट, और ये जो जितनी भी लैंड एक्वायर की गई थी पीजेंट्स की, तो उनको ट्रांसफर कर दी गई। नेक्स्ट आता है नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। नेपोलियन ने एक और काम किया, यहां पर पावर का डिवीजन कर दिया। नेक्स्ट आता है द कोड एस्टैब्लिश द सुपरमेसी ऑफ द हस्बैंड्स एंड ओवर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, नेपोलियन सबके बीच में हीरो बन गया, उसने बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम किए जिसकी वजह से वो लोगों का फेवरेट बन गया। लोग इस पर विश्वास करने लगे, और इसको विश्वास करने के चलते इसको क्या कर दिया गया, इसको अपना वो भगवान मानने लगे, इसको अपना वो हीरो मानने लगे। लेकिन 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 क्या होने लगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन फिर से आता है। अब नेपोलियन ने यहां पर एक गड़बड़ कर दी थी।
वो क्या थी? जैसे बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे ना, फॉर एग्जांपल कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, राइट, लैंड को ट्रांसफर कर दिया गया, मेजरमेंट का सिस्टम लाया गया। कि मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है कि आपका अगर 5 kg अगर इंडिया में है तो 5 kg आपका वही सेम जो है यहाँ पर इस एक एरिया में 5 kg वो है तो सेम एरिया में 5 kg उतने ही मेजरमेंट का होगा। तो ये जो मेजरमेंट का सिस्टम था वो भी इक्वल, कि एक ही तरह से सब जगह वो सिस्टम लागू होगा। तो इस वजह से यहाँ पर काफी सारे रिफॉर्म्स किए किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों का फेवर जीता, ठीक है, लोगों का फेवर जीता और ये लोगों का फेवरेट बन गया। लोग इसको चाहने लगे और इसको क्या करने लगे? इसको राजा बना दिया, ठीक है। अब क्या होने लगा? लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कर दी। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि नेपोलियन बोनापार्ट के मन में अब लालच आने लगा। वो लालच क्या था? वो लालच था पोस्ट का, कि मैं तो राजा बन गया हूं। उसकी एम्बिशियस उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो पूरे यूरोप को कन्क्वायर कर ले। कन्क्वायर करेंगे तो उसको आर्मी चाहिएगी, क्लियर है? क्या था? अब यहाँ पर देखा गया कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जो रिफॉर्म्स किए, वो रिफॉर्म्स तो वो चलो ठीक है कि हो गए रिफॉर्म्स, और इस रिफॉर्म्स के चलते इन गरीब लोगों को या इनको जो भी प्रिविलेजेस दी गई थी तो उनको क्या किया गया? गरीब लोगों के बारे में सोचा गया। धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? ये जो पुअर पीपल थे इनके बारे में सोचा, ये जो वर्किंग क्लास थी इनके बारे में सोचा। तो धीरे धीरे क्या बनने लगे? नेशनल हीरो बनने लगे। उसके बाद क्या होने लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने और बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए। और रिफॉर्म्स क्या किए? कि जितने भी टैक्स बैरियर्स लगाए हुए थे उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। पीजेंट्स को उनकी लैंड ग्रांट कर दी, ट्रांसफर कर दी। साथ साथ में क्या किया जाने लगा? मेजरमेंट सिस्टम, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं, मेजरमेंट सिस्टम। और तो और ये जो करेंसी सिस्टम, जो टाइम मतलब जगह जगह पर उस करेंसी सिस्टम को चेंज किया जाता था। मतलब करेंसी जो थी वो हर मतलब स्टेट को जब क्रॉस करते हैं तो करेंसी चेंज हो जाती थी। तो ये बड़ा पंगा था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो करेंसी चेंज होगी, उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग हमें टोल पे करना होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें टैक्स पे करना होगा। तो उन्होंने क्या किया? पूरी करेंसी को कॉमन कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। अब नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा नेशनल हीरो बन गया था, लोगों के बीच में एक ऐसा हीरो बन गया था। जैसे हीरो सबका फेवरेट होता है ना, ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट हीरो बन गया था। और वो जहां कहीं भी जाता है लोगों को ये बिल्कुल अंधविश्वास हो गया था, लोगों को बिल्कुल सेट विश्वास हो गया था कि वो जहां कहीं भी जाएगा वहां से मोनार्की सिस्टम को हटाएगा, वहां से तानाशाह वाला सिस्टम को हटाएगा। और इसका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता था। जहां कहीं भी जाता लोग इसकी मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार हो जाते थे। किसके? नेपोलियन बोनापार्ट की। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट में कुछ कमियां भी थी। वो कमियां क्या थी? वो कमियां ये थी, पहली कमी क्या थी? लैक ऑफ द पॉलिटिकल फ्रीडम। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट राजा बनता है उसने सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रीडम को अबॉलिश कर दिया। कि जैसे मैं एक स्मॉल कैटेगरी से उठ करके इतनी बड़ी पोस्ट पर आ पहुंचाऊं, वैसे मेरी तरह कोई और ना आ जाए। तो इस तरह से पॉलिटिकल फ्रीडम उनकी अबॉलिश कर दी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज टैक्स। टैक्स को इंक्रीज कर दिया। दूसरा क्या आता है? सेंसरशिप लगा दी कि तुम्हें जो भी कुछ पब्लिश करना होगा, न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन होगी, जो भी कुछ पब्लिश करना होगा पहले मुझसे अथॉरिटी लोगे, पहले मुझसे पूछोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे? उसको पब्लिश करोगे। फोर्स द कंसेप्टेशन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाया गया, रिक्रूट किया गया। क्यों भाई? क्यों रिक्रूट कर रहे हैं जबरदस्ती? जब हमारे मन में नहीं है तो आपको करना होगा ये। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने बोला है। नेपोलियन क्या चाहता था? अभी मैंने बताया था, वो एम्बिशियस बहुत था। पूरे यूरोप में वो अपना सिक्का जमाना चाहता था, पूरे यूरोप को वो कन्क्वायर करना चाहता था। तो उसके लिए आर्मी तो चाहिएगी ना, उसके लिए सेना तो चाहिएगी। तो नेपोलियन ने उनको जबरदस्ती रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आता है द नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट बनने से पहले, नेशन स्टेट होता क्या है बच्चे? नेशन स्टेट होता है अ नेशन स्टेट रेफर टू कंट्री विद द डिफाइंड, जिनकी अपनी एक खुद की हिस्ट्री होती, कॉमन हिस्ट्री होती है। जैसे मेरी हिस्ट्री है, वी ऑल आर इंडियन, राइट? तो इंडियन हम सब लोग भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियन। तो हमारी कॉमन हिस्ट्री हो गई, बिल्कुल सही है। कॉमन हिस्ट्री हो गई, साथ साथ में हमारा कॉमन कल्चर हो गया, शेयर्ड हिस्ट्री होगी एंड एथनिक कैरेक्टर्स हो गया, राइट? तो ये होती है क्या? नेशन स्टेट, जिसमें कि आपकी आइडेंटिटी मेरी आइडेंटिटी दोनों की सेम है, आपकी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री सेम है, आपका कल्चर मेरा कल्चर सेम है। तो जिसमें लोगों का कल्चर, लोगों की हिस्ट्री, लोगों का एथनिक कैरेक्टर जो है वो सेम होता है, वो होते हैं नेशन स्टेट। क्लियर? इससे पहले, नेशन स्टेट से पहले आपने भी देखा होगा यूरोप में राजा महाराजा का रूल चलता था। तो अलग अलग साम्राज्य होते थे, एम्पायर्स होते थे, जिसमें राजा महाराजा का रूल चलता था। अब धीरे धीरे वो क्या होने लगे? सेपरेट होने लगे और वो नेशन स्टेट में काउंट होने लगे।
जैसे आज अगर एग्जाम्पल में बात करूं तो आज के टाइम में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना है, यूएसए है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सारे क्या हैं? ये सारे नेशन स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इनकी कॉमन हिस्ट्री है, इनका कॉमन कल्चर है, राइट? तो ये सारे क्या हो गए? ये हो गए आपके नेशन स्टेट। नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हैब्सबर्ग का, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। हैब्सबर्ग में लोग एथनिक ग्रुप था, डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे, तो उनकी क्या कॉमन, वो अलग अलग लैंग्वेज को स्पीक करने वाले थे, अलग अलग उनका कल्चर था, अलग अलग मतलब हर तरीके से वो अलग अलग थे। क्या आप ये सोचो कि क्या वो अलग अलग डाइवर्सिटी उनके अंदर है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो क्या उनकी कोई कॉमन हिस्ट्री होगी? क्या वो आपस में मिलजुल कर रहेंगे? यस। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नो मैम, इनको तो नेशन स्टेट नहीं कहा जा सकता। लेकिन बच्चे, ये आइडिया नेशन ऑफ स्टेट का आइडिया यहीं से आया था, यही लोग लेकर आए थे। क्लियर है? ये हैब्सबर्ग के लोग ही लेकर आए थे, जो डिफरेंट टाइप के लोग यहाँ पर रहते थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे देश का निर्माण करें जिसमें हम सबका सब कुछ कॉमन हो। ठीक है जी। आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारे क्या करते थे? ये सारे अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग अलग कल्चर के, अलग आइडियाज के और अलग अलग लैंग्वेजेस को स्पीक करने वाले थे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर देखा गया है कि यूरोप में कौन सा रूल चल रहा था? मोनार्की सिस्टम चल रहा था। तो सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। तो 2 पार्ट में तो हम पहले पढ़ लेते हैं। एक थी एरिस्टोक्रेसी और दूसरी थी हमारी मिडिल क्लास। अब ये एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? एरिस्टोक्रेसी होती है रिच पीपल का ग्रुप, ठीक है, जिसमें अमीर लोग रहते थे, वो लोग एरिस्टोक्रेसी उनको कहलाते थे। ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं हमारे पीस में। अब इन एरिस्टोक्रेसी में क्या होता था? ये जो पार्टी वार्टी करते थे तो इनके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती थी, जो आपस में बातचीत करते थे तो एक ही लैंग्वेज में बात करते थे। इनकी जो मैरिजेस होती थी, शादियां होती थी, वो भी अपने ही कल्चर के, अपने ही लैंग्वेज को स्पीक करने वाले इनमें होती थी। तो आप ये बताइए, इनके अंदर यूनिटी हुई ना? अब यही लोग क्या करेंगे? यही लोग आगे चलकर नेशन स्टेट को, यानी कि नेशनलिज्म को फैलाने का काम करेंगे। ये तो इनका पार्ट हो गया। अब बात करते हैं हमारे किसकी? पीजेंट्स ग्रुप की। ये पीजेंट्स ग्रुप क्या थे बच्चे? ये तो संख्या में कम थे, ये नंबर्स में कम थे, माइनॉरिटी पर थे, लेकिन मेजॉरिटी पर कौन थे? पीजेंट्स का ग्रुप था। ये मेजॉरिटी में थे, लेकिन इनके पास पावर नहीं थी, इनके पास पैसा नहीं था, जबकि इनके पास पैसा भी था, पावर भी थी, दिमाग भी था, और इनमें इनकी कमी को देखा गया था। बीच में आते हैं कौन? हमारे मिडिल क्लास ग्रुप। मिडिल क्लास ग्रुप, वर्किंग क्लास ग्रुप, जो काम का, जो इंडस्ट्रियल, जो एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, उसमें काम करने वाले कौन थे? वर्किंग पीपल थे। अब ये जो नेशनलिज्म का आइडिया जो है, ये इन तीनों के जरिए आएगा। कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडिया ऑफ लिबर्टी, नेशन यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म। अब ये क्या करते थे? इनकी 3 डिमांड थी। क्या थी? इन डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो क्या थी इनकी डिमांड? इनकी डिमांड थी कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, कि हमें लिबर्टी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नेशन यूनिटी, तो हमारा पूरा का पूरा जो ग्रुप है, नेशन जो है, वो यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए, राइट? और इसी ये लिबरल नेशनलिज्म क्या कहते थे? ये जो लिबरल जो थे ना बच्चे, ये क्या करते थे? इनकी डिमांड क्या थी? कि एरिस्टोक्रेसी को, राजाओं महाराजाओं वाला रूल क्रॉस होना चाहिए, ये अबॉलिश होना चाहिए, इनकी प्रिविलेजेस को खत्म कर देना चाहिए। अच्छा जी, इनकी प्रिविलेज खत्म कर दे दो तो रूल कौन करेगा? तो इनको खत्म करना चाहते थे। दूसरा ये था कि इस मोनार्की सिस्टम को रिमूव करके और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आनी चाहिए, जिसमें कि राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा, और यही जनता चाहती थी, यही पब्लिक की डिमांड थी, राइट? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये सारी चीजों को तो चलो देखा गया कि लोग फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे, लोग इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे, लेकिन इस इक्वालिटी के चलते बच्चे बहुत सारी कमियों को देखा गया। अब ये जो लिबरलिज्म वाले जो लोग थे, लिबरलिज्म को जो लेकर आने वाले थे, ये कौन थे? ये मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास थे। इन्हीं के दिमाग में आया कि हमें नेशनलिज्म लेकर आना चाहिए, और नेशनलिज्म की जो अभी हमने डिमांड पढ़ी कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, राइट? सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने भी एक गलती कर दी। वो गलती क्या करी? वो गलती करी कि उन्होंने विमेंस के लिए कोई वोटिंग राइट नहीं दिया। वोटिंग राइट वही लेगा जिसके पास जमीनें होंगी, ठीक है? जमीनें होंगी, और जिनके पास पैसा होगा वही क्या कर सकता है, इसमें जो आपकी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करेगा, सिर्फ वही उसमें रूल कर सकेगा। अब ये फर्स्ट और सेकंड क्लास क्या थी? फर्स्ट में थी आपके नोबैलिटी, सेकंड में नोबैलिटी थी, फर्स्ट में क्या थी? क्लर्जी। क्लर्जी सिस्टम को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि फादर जो क्लर्जी के में जो प्रिविलेज होती है, वो जैसे बिशॉप्स हो गए, फादर्स हो गए, तो उनकी बहुत ज़्यादा प्रिविलेज क्या होती है कि उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था।
तो क्यों माना जाता था? क्योंकि उनकी जो मोनोपोली थी वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, तो लोगों ने इसको भी अबॉलिश करवा दिया। साथ साथ में जो विमेंस राइट थे तो उनको भी अबॉलिश करवाया गया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये विमेन भी वोट करें। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इनको बहुत ही मतलब एक अलग कैटेगरी में इनको काउंट किया जाता था। ना तो ये वोट कर पाएंगे और ना ही जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जो लैंडलेस हैं, गरीब लोग हैं, ना तो वो वोट कर पाएंगे। ठीक है जी, इनको अबॉलिश कर दिया गया। अब आप ये सोचो कि जिसके साथ में इनजस्टिस हो रहा है, जिसके साथ में अन्याय हो रहा है, इनके साथ में और पुअर पीपल जो थे, जिनके जो लैंडलेस थे, उनके साथ में क्या किया जा रहा है? इनजस्टिस किया जा रहा है। अब वो लोग एग्रेसिव होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। वो अपने राइट्स के लिए डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर इक्वालिटी है तो वो सभी के लिए होनी चाहिए, अगर जस्टिस है तो वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, अगर फ्रीडम है तो वो सभी के लिए होनी चाहिए, तो किसी में कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करना स्टार्ट करते हैं कि हमें भी वोटिंग राइट चाहिए, ये वो चाहिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है? उनकी डिमांड को सुना जाता है। अब ये सोचो, विमेन्स अपनी डिमांड को करेंगी कि हमें भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, हमें भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए। पुअर पर्सन क्या करेंगे? जो लैंडलेस पीपल हैं, वो जो संख्या में ज्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, वो भी डिमांड करने लगे कि हमें भी क्या चाहिए? हमें भी वोटिंग राइट्स चाहिए, ताकि हम अपने वोट को यूज करके, हम भी तो इस कंट्री में रह रहे हैं, हम भी तो अपनी गवर्नमेंट को चुनेंगे। तो धीरे धीरे लोगों के स्ट्रगल से, लोगों के प्रोटेस्ट से क्या किया जाने लगा? उनको वोटिंग राइट्स मिल गए। बिल्कुल ठीक है। वोटिंग राइट्स मिलने के बाद अब लोगों ने अपनी सरकार को चुनना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सही है, सरकार को चुनना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है? 1834 में कस्टम यूनियन ज़ोवेरियन, बात आती है किसकी? 1834 की। तो एक टर्म आती है आपकी एनसीईआरटी में, वो टर्म क्या थी? ज़ोवेरियन। कितना अच्छा सा नाम है ना, ज़ोवेरियन, एक हॉलीवुड हीरो की तरह से, है ना, ज़ोवेरियन। अब ये ज़ोवेरियन क्या था बच्चे? ज़ोवेरियन एक वो प्रोसेस था, एक वो आप सिस्टम लगा सकते हो जिसके थ्रू क्या किया गया? जिसके थ्रू जितने भी टैक्स बैरियर्स थे, जो करेंसी चेंज करनी होती थी, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, कि अब कोई करेंसी चेंज नहीं करेगा, कॉमन करेंसी चलेगी। जितने भी जो भी रिफॉर्म्स किए गए, वो सारे किसने किए? ज़ोवेरियन ने। जितने भी सोशल रिफॉर्म किए गए, ठीक है, कि ये होना चाहिए कि मेजरमेंट, वही जो नेपोलियन ने किया था, क्योंकि नेपोलियन के जैसे ही राजा बनने के साथ ही उसने क्या किया? सारे सब कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें लालच आ गया था। अब ये दोबारा से कौन शुरू करता है? ये करते हैं ज़ोवेरियन। तो वो दोबारा से लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता है। लेकिन अब नेपोलियन बोनापार्ट को ये लगने लगा, क्योंकि वो एम्बिशियस तो था ही, यूरोप को कन्क्वायर करना चाहता था, तो यूरोप को कन्क्वायर करने के चक्कर में उसने क्या किया? कूच किया, यूरोप के अलग अलग जगहों पर कूच किया। अब अलग अलग जगहों पर कूच किया, यहां पर उसके 3 बड़े क्या थे? 4 बड़े दुश्मन थे। वो कौन थे? जो कंजर्वेटिव जो लोग थे। कंजर्वेटिव कौन थे? जो चेंज लाना चाहते थे, राइट। कंजर्वेटिव लोग वो होते हैं जो चेंज भी लाना चाहते हैं, मोनार्की सिस्टम को भी रिटेन करना चाहते हैं, मतलब कि वो मोनार्की सिस्टम भी रिमूव ना हो और कुछ चेंज भी लाना चाहते थे। चेंज आए बट धीरे धीरे आए। तो वो जो राजाओं महाराजाओं वो रूल चल रहा था, वो फिर से आना चाहिए, ये उनकी डिमांड थी। किनकी? कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव कौन थे? वही अमीर लोग ना। ये चाहते थे कि उनका दोबारा से वही सिस्टम आ जाए, जिसमें कि वो लोग पहले रहते थे, राजाओं महाराजाओं वाला। जब नेपोलियन बोनापार्ट को ये 4 कंट्रीज, कौन कौन सी? ब्रिटेन, और आपका हो गया ऑस्ट्रिया, दूसरा हो गया रशिया, और फिर हो गया प्रूशिया। इन 4 कंट्रीज ने नेपोलियन बोनापार्ट को खुला चैलेंज दिया कि या तो तुम हमें, मतलब या तो तुम डेमोक्रेसी को मत लेकर आओ, मोनार्की सिस्टम को लेकर आओ, नहीं तो हम तुम्हारे साथ बैटल करेंगे, नहीं तो तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। नेपोलियन बोनापार्ट ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो ये जो 4 कंट्री थी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रूशिया, इन चारों कंट्री ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, डिफीट कर दिया। और इस युद्ध को बोला जाता है, इस बैटल को बोला जाता है वाटर ऑफ लू। क्या बोला जाता है? वाटरलू, जो कब हुआ था? 1815 में। ठीक है जी, नेपोलियन हार जाता है, फिर से क्या आ जाती है? मोनार्की सिस्टम आ जाता है, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है वही राजाओं महाराजाओं वाला रूल। क्लियर है? चलिए, अब इसी के चक्कर में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ वियना। जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, ठीक है, तो उनके साथ में एक ट्रीटी साइन होती है, सेलिब्रेशन किया जाता है, ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाता है। वो बल्ले बल्ले हम तो जीत गए, ठीक है, तो ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वियना में, वियना एक जगह थी, वहां पर एक ट्रीटी साइन की जाती है, जो कि कब हुई थी? 1815 में, और नेपोलियन बोनापार्ट से वहां पर साइन करते हैं।
ठीक है। और इस तरीके से वहां पर लोगों को बताया गया कि दोबारा से मोनार्की सिस्टम आ गया है। अब मोनार्की सिस्टम तो पहले ही लोगों को पसंद नहीं थी, अब दोबारा से मोनार्की सिस्टम आ गया तो लोग दोबारा से प्रोटेस्ट करने लगे। दोबारा से प्रोटेस्ट करने के चक्कर में क्या हुआ कि लोग अलग अलग, अब यहाँ पर्टिकुलर एरिया में कोई रेवोल्यूशन नहीं हो रहा था, पर्टिकुलर एरिया में रेवोल्यूशन ना होने की वजह से क्या किया जाने लगा कि लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज को लेकर? डिमांड कर रहे थे, इक्वालिटी, फ्रीडम को लेकर के डिमांड कर रहे थे, जस्टिस को लेकर डिमांड कर रहे थे। और ये मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट लोगों ने क्या कर दिया, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें इस मोनार्की सिस्टम को हटाना है। आर्मी में भी यही सिस्टम हुआ। लोग जो सोसाइटी में रहते हैं वो भी प्रोटेस्ट करने लगे। इसमें वर्किंग क्लास क्या, इसमें मिडिल क्लास क्या, इसमें पीजेंट्री क्या, इसमें हर तरीके के लोग इसमें शामिल होने लगे। बहुत प्रोटेस्ट किए, बहुत उनको मारा पीटा गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एट लास्ट क्या होता है, 1789 से लेकर 1799 तक लोगों का ये स्ट्रगल एक रंग लेकर आता है। और वो रंग क्या था? वो था सक्सेस का। तो लोग इस तरह से क्या हो जाते हैं, लोग फ्री हो जाते हैं। लोगों ने मोनार्की सिस्टम को रिमूव करके एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाया, ठीक है, एक रिपब्लिकेशन को लेकर आए, जहां पर वो लोग अपने राइट का यूज कर सकते हैं, जहां पर वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर सरकार काम नहीं ठीक से कर रही है तो उसको रिमूव कर सकती है। तो इस तरह का कंसेप्ट जो था वो किसके वजह से आया? वो आया नेशनलिज्म की वजह से, वो आया देशभक्ति की वजह से, ठीक है। तो बच्चे, ये देशभक्ति की फीलिंग जो होती है, नेशनलिज्म की फीलिंग जो होती है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इंसान की, हम लोग जो है उस पर, अपनी कंट्री पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर बात है। और हमें भी अपनी कंट्री के लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी कहानी को, अपनी स्टोरी को खत्म करती हूँ, एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ये रहा आपके लिए एक थैंक यू प्रेजेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।